नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में फिर से। जेपीएससी के कड़ी में हम एक बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक का जिक्र करेंगे। जो टॉपिक है आज हमारा वह है जनजातीय विद्रोह और आंदोलन। और इसका जो टाइम फ्रेम है कितने से कितने के बीच में हमारे कौन कौन से आंदोलन हुए और इसके विद्रोह हुए, तो 1767 से लेकर के 1931 ईस्वी के बीच में जो कोई भी इंपॉर्टेंट आंदोलन हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है उन सारी चीज़ों को आज हम जिक्र करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोगों को इस बात का जानने की जरूरत है कि आखिर विद्रोह और आंदोलन होने के पीछे का कारण क्या है, क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण। क्योंकि हम कोई भी आंदोलन या फिर विद्रोह को जानते हैं या फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे 4-5 डायमेंशंस को हमें सबसे फोकस करके चलना पड़ेगा। और उन सारे जो डायमेंशन है उस डायमेंशन को अगर आप देखेंगे तो पहले हमें पॉलिटिकल इशू को लेकर के होगा, क्या क्या राजनीतिक कारण रहे उसकी वजह से हमारा विद्रोह हो सकता है ना। नेक्स्ट हमारा अगर बात करें तो दूसरा हमारा हो सकता है कि कोई इकोनॉमिकल इश्यूज, आर्थिक कुछ कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सामाजिक कारण हो सकता है और लास्ट में हम देखेंगे धार्मिक यानी रिलीजियस इशू को। क्योंकि यही 4-5 जो हमारे डायमेंशन है, इसी डायमेंशन के इर्द गिर्द सारे जीएस की हमारा फोकस। देखिए कोई भी चीज़ें घटनाएं जो होती हैं या फिर जो कुछ भी हमारे आसपास की जब भी कोई करंट अफेयर्स की देखें चीज़ों, तो यही सब 4-5 सेगमेंट में ही सारे हमारे जीएस कंप्लीट होते हैं। तो एक एक करके पहले हम जिक्र करेंगे कि क्या वजह रहा था इस विद्रोह का। जो कोई भी विद्रोह आएगा हम आगे की ओर जो पढ़ेंगे विद्रोह, तो विद्रोह होने के पहले उसमें क्या राजनीतिक प्रभाव पड़े हैं, क्या उसमें आर्थिक प्रभाव पड़े हैं, सामाजिक प्रभाव क्या रहा है और धार्मिक प्रभाव क्या रहा है, और ये चारों पांचों चीज़ें जो हमारा किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है हमारे विद्रोह को। तो कोई भी आप विद्रोह के बारे में पढ़ें, चाहे झारखंड का हो या कोई भी अदर स्टेट का हो, या हम अगर भारत के बहुत सारे ऐसे आंदोलन की बात करेंगे तो यही 4-5 डायमेंशंस को बेस बना करके आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपको हर बात एक समझ में आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले पॉलिटिकल इशू का। तो पॉलिटिकल इशू यानी राजनीतिक कारण क्या थे भाई। देखिए कोई भी इंसान है, कोई भी एक सोसाइटी में रह रहा है, कोई भी एक अपने स्टेट में रह रहा है, तो उसके पीछे अगर कोई भी वहां पे एक्टिविटी हो रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, किसी का स्वायत्तता की बात हो, उसमें कोई मुखिया की बात हो, अगर मान लीजिए इन सारी चीजों को अगर ब्रिटिश कंपनी का जो रूल था, ब्रिटिशर्स जो थे वे अगर आ करके उस पर कंट्रोल करने लगेगा तो उनके पॉलिटिकल पर, उनके राजनीतिक अफेयर्स पर अगर कोई इंटरफेयर करे तो उनका जो पॉलिटिकल ढांचा पहले से था उसको तो वो क्या करेगा, तोड़ देगा। तो यह भी एक कारण बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है क्या है, आंतरिक स्वायत्तता पर घात। कहने का मतलब है कि जो उन लोगों का खुद का जो इंटरनल ऑटोनॉमी जो था, उन लोगों का खुद का जो एक ऑटोनोमस जो पावर था खुद के अंदर कि हम इस सोसाइटी को कैसे रूल करेंगे, कैसे यहाँ गवर्न करेंगे, तो उनका एक खुद का था। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या किया, आकर के इनके सारी स्वायत्तता को हनन कर दिए, खत्म कर दिए। तो ये कारण बनता है हमारा। नेक्स्ट है कि आदिवासियों के मुखिया पर नियंत्रण। अब भाई जो विलेज का जो हेड है अब उसको भी अपने अंडर में ले लिया अंग्रेज लोगों ने। तो ये चीज भी उन लोगों को हजम नहीं हुआ कि हमारे जो पहले से जो ट्रेडिशंस था, हम जिसको विलेज हेड मानते थे, मुखिया मानते थे, उनको भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो एक ये कारण था। नेक्स्ट है आदिवासियों के प्रदेश पर अधिकार। जो आदिवासियों का जो एरिया था, जो टेरिटरी था, जो उनके क्षेत्र था, उस पर भी अंग्रेज लोगों ने क्या किया, अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तो ये कारण थे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ अगर देखिए कारण क्या है कि ब्रिटिश प्रांत में बनाए गए कानून। क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश प्रांत में बनाए गए कानूनों को लागू करना। अब झारखंड है, अब यहाँ पे आदिवासी लोग रह रहे हैं, अब ये जो है कर्नवालिस, ध्यान रखिएगा ये बड़ा हीरो और डॉन, यार यहाँ पे बोल सकते हैं एक प्रकार से यही विलन का रोल कर रहा है ये सारी चीजों को। क्या है बात यहाँ पे कि जो भी प्रांत ब्रिटिश की जो कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियल एरिया जो था, वहां पे जो कुछ भी लॉ बनाया जाता था उन सारे लॉ को झारखंड में लागू कर दिया गया था और सभी लोगों को इसको मानने के लिए कंपलसरी कर दिया था, जबरन आपको मानना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ जब लॉ बनाया जा रहा था आपका ब्रिटिश कंपनी के द्वारा या फिर जो इनके पालन करने के लिए, तो इन्होंने जरा सा भी फर्क नहीं किया कि आदिवासी कौन है और सामान्य वर्ग के कौन है, क्योंकि सभी का सोसाइटी, सभी का कल्चर, सभी का डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अलग अलग था। तो सभी लोग उस कानून को बियर नहीं कर पा रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि आदिवासियों में एक बहुत बड़ा गुस्सा और रोष आ गया। यह भी कारण बनता है विद्रोह का। और लास्ट में अगर हम देखें 5 पॉइंट में, तो अधीनस्थ कर्मचारियों, जिससे हम लोग सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट एसोसिएट्स बोल सकते हैं, जो किनके द्वारा नियुक्त किए जा रहे थे, जो ब्रिटिश कंपनी था, जो अंग्रेज था, उनके द्वारा ये लागू किया जा रहा था। और इन सारे ऑफिसर्स को, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को कहाँ पे इन लोगों को भेज कर दिया जा रहा था, ये शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया, जो आदिवासी जो क्षेत्र था, उसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए अनेक अधिकारियों को भेज दिया गया। बोला कि आप जाइए
झारखंड का इन इन प्रांतों में इन इन जगहों पर जाइए और जो ब्रिटिश सरकार की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है टैक्सेशन का और उस पर हम अपना हक जमाने का, उन सारी चीज़ों को लागू करवाई। तो वहाँ पे पुलिस आ गई, सिपाही आ गया और अन्य कर्मचारी को नियुक्त कर दिए गए। तो भाई इस तरह से आप अत्याचार करेंगे तो बर्दाश्त तो नहीं होगा, तो विद्रोह तो होना तो स्वाभाविक है। तो अब क्या होता है कि देखिए, जो अधीनस्थ कर्मचारी थे, और ज़्यादातर अधीनस्थ कर्मचारी कहाँ से थे? बिहार से, बंगाल से थे। और कहने का मतलब है ये गैर झारखंडी थे, झारखंड के लोग नहीं थे, बाहर के थे, और यहाँ पे आकर के इन्हीं लोग पर रूल करते थे, इन्हीं से लगान वसूलते थे और इन्हीं पर क्या करते, टॉर्चर करते। तो कर्मचारियों के नाते कर्मचारी लोग क्या करते थे, कर्मचारी तो इनके द्वारा ब्रिटिश के द्वारा लागू किया गया था, उनके द्वारा भेजा गया था। अब ये लोग बंदे क्या कर रहे हैं, कर्मचारी लोग इनको, जो हमारे आदिवासी भाई थे, जो झारखंडी भाई थे, ये भोले भाले लोगों को निर्दयता पूर्वक शोषण किया, जितना मन चाहा टैक्स वसूला, जो मन चाहा वो किया, इनके सारे कल्चर को, सारी चीज़ों को इन लोग डिस्ट्रॉय करने का, बर्बाद करने का भी काम किया। नेक्स्ट है, इसमें वहां के जनता के साथ साथ राजाओं और जमींदारों में भी असंतोष था। कारण क्या था असंतोष का? ध्यान दीजिएगा कि राजा और जो जमींदार थे और उनका जो एरिया था, उस एरिया में जो उन लोगों का जो प्रभाव था, जो उनका डोमिनेंस था, जो उन लोगों का एक पहले से राजस्व वहां पे जो चल रहा था, उस पर भी इन लोगों ने दखल अंदाजी किया, अंग्रेज ने और अंग्रेज के कानून ने। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, जब हम झारखंड का जीएस पढ़ रहे हैं तो झारखंड का हमें अगर लीडर्स के बारे में पढ़ना होगा, उस वक्त के रिवोल्यूटरी के बारे में पढ़ना होगा, जो विद्रोह करने वाले, तो पलामू के ध्यान रखिएगा, जैसे पलामू के जयनाथ सिंह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे सारे। छोटा नागपुर खास, ध्यान रखिए, छोटा नागपुर खास की जब भी बात हो तो रांची, गुमला, लोहरदगा की बात होगा। और यहाँ का जो राजा और जमींदार की जो इंपॉर्टेंट नाम है, वो क्या नाम है यहाँ पे? दर्पनाथ शाह। अगर रामगढ़ की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका तो क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। अब रामगढ़ के जो राजा थे मुकुंद सिंह, उसको भी यहाँ से बेदखल कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया राजा ने। और ये ढाल भूम, जब हम ढाल विद्रोह पढ़ेंगे तो वहाँ पे जगन्नाथ ढाल के बारे में जानेंगे, इनका भी हुलिया खराब कर दिया अंग्रेजों ने। और संथाल परगना के बहुत सारे ऐसे एरिया में जो जमीन वगैरह थे, इन लोगों पर भी अपना लगान वगान वसूलना और अलग से अपना कानून को इम्पोज करने का काम ये लोग करने लगे। तो इससे क्या हुआ, यहाँ के राजाओं को बहुत बड़ा एक असंतोष फैल गया, इन लोगों को एकदम डिससेटिस्फैक्शन होने लगा। बोला यार ये तो सफोकेशन में ऑफ लाइफ जी रहे हैं, हम लोगों के ऊपर कोई ऐसा रूल कर दिया गया है। तो अब ये लोग क्या करने लगे, राजा लोग, क्योंकि राजा लोग के तो हैंड में पब्लिक होती थी। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग करेंगे सरकार के विरुद्ध। कौन सा सरकार? ये कंपनी, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में इन आदिवासियों को भड़काना शुरू किया। अब बोला कि बेटा हम लोग ऐसे समझेंगे नहीं, ऐसे समझेंगे नहीं, अब इनके खिलाफ में आवाज हम लोगों को बुलंद करना है, ये बहुत अत्याचार हो रहा है। तो ये पॉलिटिकल कारण था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आप अगर मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, अगर आपको आ जाता है कि झारखंड के आंदोलन या विद्रोह के भूमिका का वर्णन कीजिए, तो आप बिल्कुल इसी तरह से 4-5 डायमेंशंस को पहले पकड़ेंगे, राजनीतिक डायमेंशन, आर्थिक डायमेंशन, इस तरह से करके सारा का सारा जिक्र करेंगे, जो कि आपका 40 नंबर का क्वेश्चन होता है मेरे दोस्तों। तो ध्यान रहे इस बात का कि अच्छे से तैयारी करना है, चीजों को लेकर के चलना है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करें कि आर्थिक कारण क्या था, इकोनॉमिकल, आपको पता है भाई कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज 3 सेक्टर से पहले होता था, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था? सबसे पहले हमारा था प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर का मतलब है उसमें से हमारा आता है कृषि। कृषि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश और कृषि को लेकर के ही सारी यहाँ पे आर्थिक चीजें डिपेंड करती थी। अब क्या बात कर रहा है कि प्राचीन काल में आदिवासी जो लोग थे, वे लोग क्या करते थे? फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री कहने का मतलब है वे लोग फल फूल, जड़ी बूटी, शहद, लकड़ी वगैरह काट करके और अपना जीवन का निर्वहन करते थे। अपना लाइवलीहुड उनका कहाँ से निर्भर था? तो फॉरेस्ट पर था। लेकिन ये जो आगे गोरे वाले क्या करते हैं समझते हैं, अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये वन पशुओं यानी वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, फिशरी करते थे, फिशिंग वगैरह, मछलियों को पकड़ना, ये लोग भी, ये काम भी इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। और जनजातियों के अलावा अनेक जनजातियां वर्ष में एक बार स्थानांतरित खेती यानी झूम कृषि खेतते थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये झूम खेती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उस टाइम भी, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस टाइम भी झूम खेती क्या होता है, इसे झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, अंग्रेजी में स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा कि झारखंड में सॉरी, ये पूरा इंडिया में कौन कौन से एरिया में क्या क्या नाम से इसको जानते हैं, मिल्पा से जानते हैं या फिर दीपा के नाम से कहाँ पे जानते हैं, उड़ीसा में किस किस के नाम से जानते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लोकल नाम भी याद रखिएगा झूम कृषि का, है ना। और झूम कृषि क्या होता है कि एक बार इन लोग क्या करते थे कि एक जगह पे अपना खेती किया, फिर वहां पे जब उसका फर्टिलाइजर खत्म हो गया, उर्वरक खत्म हो गया, तो वे लोग दूसरे जगह पे फिर करते। तो इस पर भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इन लोगों को विवश किया कि प्रत्येक आदिवासी भूमि में एक टुकड़े पर अस्थायी रूप से खेती करेंगे। आप यहाँ से
वहां नहीं जाएंगे, जंगल नहीं काटेंगे, आपको जंगल काटेंगे कोई अधिकार नहीं है, आप नहीं जाएंगे। और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो मैंने स्टार लगाया हुआ है इसको देखिए, क्या बोले, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को मानने के लिए मजबूर किया, परमानेंट सेटलमेंट को मजबूर किया मानने के लिए, आपको मानना पड़ेगा। क्या था इसमें देखते हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त माने परमानेंट सेटलमेंट में उनके जीवन में बहुत कुछ बदल डाला, इसके अंदर लगाम देना पड़ा। आप देखे होंगे कि सबसे पहले जो आपका स्थायी बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट की जो बात कर रहे थे बंगाल में जो हुई थी, उसको आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि लगान की दर में वृद्धि हो गया। अब लगान की दर में जब वृद्धि हो गया तो इस बात से भी आदिवासी लोग भड़क गए भाई कि हम नहीं देंगे इतना लगान, क्यों देंगे, जैसे जैसे तुम वसूल रहे हो हमारे यहाँ पे अलग खेती हो रहा है, और दूसरे सामान्य लोगों को और आदिवासी लोगों पे कोई आपने डिफरेंस नहीं किया, जो सब दे रहे हैं हमको भी देने के लिए वही बोल रहे हैं। तो इन सब बातों से भी उन लोगों में आक्रोश और गुस्सा आ गया। जनजाति और आदिवासी धीरे धीरे जमींदार और उनके कारिंदो जिसको बोलते हैं सरदार या फिर दीवान, जैसे वो आप क्लास वगैरह में जैसे देखते हो कि मॉनिटर चुन दिया जाता था या फिर उसका कोई हेड चुन दिया जाता था, तो उसी तरह से कारिंदो बोलते हैं कि चंगुल में फंस गए। अब ये लोग क्या करने लगे, ऋण दे दे करके चुकाने लगे। और बाद में क्या हुआ कि जो साहूकार जो महाजन थे, इन लोगों को जो जमीन के इन लोग जो ऋण लिए हुए थे, ऋण नहीं चुकती करने पर इन लोगों के जमीन को वो क्या करते थे, खरीद लेते थे। अब इन लोगों के पास जमीन भी नहीं बचता था। तो देखिए अब भाई आपके पास जीवन यापन करने के लिए जहाँ जमीन है ना, खाने के लिए कुछ उगाने के लिए, तो अंतिम उपाय क्या है, विद्रोह ही करना। तो विद्रोह होगा। अब देखिए 1770 और 1777 और 1800 ईस्वी में झारखंड में भयंकर अकाल पड़ गया। अब तो जमीन भी नहीं है, जिसके पास जमीन है और इधर से लगान भी देना है आपको। अब क्या होता है कि इस दरमियान में जब अकाल पड़ गया तो लगान तो बिल्कुल भी देने में सक्षम नहीं है लोग। तो रोजी रोजगार के लिए, रोटी की तलाश के लिए बहुत ऐसे झारखंडी जो सीमावर्ती क्षेत्रों में चले गए, कुछ बॉर्डर में चले गए काम करने के लिए, वहां पे अपना जीवन चलाने लगे। और कुछ जो रह गए यहाँ पे, जो नहीं गए, वे कंपनी सरकार के विरुद्ध में हथियार उठाने को विवश हो गए और ये लोग आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। ध्यान देना है इस बात का कि यह जो जिक्र हम कर रहे हैं, जो चीज़ों का डिटेल में हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपके पीटी के साथ साथ आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पे सब्सिस्टेंस यानी फुलफिलमेंट है ना के साधन पर नियंत्रण। अब इन लोगों के जो निर्वाह करने के लिए जो लाइफ था उन पर भी अंग्रेजों ने कंट्रोल कर दिया। 1870 का जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट है, ध्यान दीजिएगा आप, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट एक्ट पढ़ना है। फॉरेस्ट एक्ट कौन कौन से हम आगे जिक्र करेंगे, जिसका 1857 में एक संशोधन किया गया, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया। इस कानून में, कौन सा कानून में, 1870 वाले में 5 साल के अंदर में इसको एक संशोधन किया गया। उस संशोधन में क्या करके बताया गया कि अंग्रेजों ने अपने अधीनस्थ प्रदेश के समस्त यानी वन जंगलों पर पुरंतरण नियंत्रण स्थापित कर दिया। अब क्या है कि देखिए अंग्रेज जो लोग थे, वे लोग जो जमीन वगैरह था, जो जंगल था, उस पर क्या किया, ऐसा कानून बनाया था और कानून में ऐसा अमेंडमेंट ले आया कि उस जल जंगल जमीन पर, तो देखिए जो आदिवासी हम लोग का पेशा एक्ट है, आप देखेंगे पेशा एक्ट को पढ़ना भी है। तो अगर मान लीजिए कि उस एरिया का जो वहाँ पे जो लीड करते हैं, जो उसका देख रेख करते हैं, वो आदिवासी लोग करते थे, जनजाति लोग करते थे, लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट ला करके क्या कर दिया गया कि उसे कंट्रोल में ले लिया अंग्रेज लोग। तो इससे भी लोगों में एक प्रकार से दिक्कतें आने लगी। अब क्या है कि अब जब जंगल पुत्र आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, इन लोग अपने जंगल को पिता के रूप में या फिर अपने गार्जियंस के रूप में मानते हैं, वहां से इनको खाना पीना सब कुछ मिलता है। तो इस पर क्या हुआ कि फल फूल जड़ी बूटी जो अपना शहद लकड़ी आदि एकत्रित नहीं कर पाने लगे वे लोग, क्योंकि कंट्रोल किसके हो गया, कंट्रोल तो यहाँ पे अंग्रेज का हो गया आदि। अब यहाँ पे क्या, आदिवासी जो अपना सब्सिस्टेंस के लिए, अपना लाइवलीहुड के जो सर्व प्रमुख जो इन संसाधन थे वहीं से वंचित हो गया। अब कैसे होगा भाई, अब क्या किया, एक तो बोल दिया कि आप जंगल नहीं काटेंगे, आप झूम कृषि नहीं करेंगे, जंगल नहीं काटेंगे। अब जंगल किससे कटवा रहे हैं ये लोग जंगल कटवा रहे हैं ठेकेदारों से। अब ठेकेदार को दे दिया जंगल काटने के लिए, और ये जंगल की लकड़ियों का उपयोग अपने भोग के लिए करते थे, अपने महलों के लिए करने लगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आर्थिक अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पे देखिए जो आपको पढ़ना है इस टॉपिक के अलावा भी, जब आप जीएस पढ़ेंगे पेपर 1 के लिए, तो आपको वन संरक्षण अधिनियम 1980 पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन अधिनियम 1865 पढ़ना है। उसी तरह से 1878 पढ़ना है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1927 का। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं। झारखंड, असम, ये सब एरिया के लिए जो कानून है फॉरेस्ट को लेकर के, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों का। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें जमींदारों, ठेकेदारों, साहूकारों और व्यापारियों द्वारा भी शोषण होने लगा। अब ये लोग भी क्या करने लगे, इन लोग भी शोषण करने, क्योंकि अंग्रेज के जो एक प्रकार से अंग्रेज शासकों जो थे, उन्होंने बिचौलिया बना दिया और जमकर इसका इस्तेमाल किया। बीच में एक एजेंट रख दिया। अब एजेंट क्या किया कि एजेंट जो है भोले भाले यहाँ के आदिवासियों को पूरा शोषण किया, उनसे कर वसूली किया, है ना। ठेकेदारों पेड़ काटा, साहूकारों ने काफी ऊंची दर पर लगान ऋण देने लगा।
तो इन सब चीज मनमाने ढंग से उन लोगों को दाम वसूली करने लगा। तो ये था हमारा आर्थिक शोषण, एक प्रकार से आर्थिक कारण था विद्रोह का कि क्या था। नेक्स्ट जो हमारा कारण है वो सोशल इशू। सोशल इशू क्या है, सामाजिक कारण, उसको हम देखते हैं कि सामाजिक कारण में क्या क्या इश्यूज हमारे आते हैं उभर करके इन लोगों के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला है जनजातीय प्रथाओं में हस्तक्षेप। अब जो जनजातीय प्रणाली परंपरा जो इन लोगों का था, तो उसमें से इन लोगों का क्या क्या चीजें किस तरह से इन लोग जो चला रहे थे। तो यहाँ पे देखिए नाम ध्यान रखिएगा, विलियम वेंटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनका भी आगे चर्चा हम लोग करेंगे। विलियम बेंटिक के समय में ब्रिटिश सरकार ने जनजातीय की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बना दिए। देखिए बहुत ऐसे पहले आदिवासी वगैरह में, जंगलों वगैरह में, जनजातियों वगैरह में बहुत ऐसे क्या था कि धारणाएं थी, अंधविश्वास था। तो उन लोगों को भी इन लोग ने क्या किया, अपने ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग उन सारे चीज़ों को इन लोग मान्यता नहीं दिया और उसको खिलाफ में इन लोग आवाज़ उठा दिए कानून बना करके। तो इससे भी इन लोगों में एक प्रकार से आक्रोश होने लगा और जनजातियों पर एक कड़ा विरोध खड़ा हो गया। अब क्या होता था कि पहले ये लोग थे अपने अपने मामले को, अपने इंटरफेयर को, अपने जो मामले होते थे कुछ, तो ये लोग अपने खुद सॉर्ट आउट करते थे। लेकिन उसमें अब ये अपराधी का दंड देते, अब इन लोग को ऐसा बना दिया गया कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको सजा मिलेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी इनके पास ये प्रॉब्लम देखने को हमें मिलता है। अब आगे की हम जब बात करें तो आगे की हम लोग जब देखेंगे यहाँ पे तो होगा क्या, सामाजिक कारण होने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि अब तक अपने मामलों को इन लोग खुद तय करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन अधिकारों को छीनने का प्रयास किया, लॉ बना करके इन लोगों ने छीनने का प्रयास किया और इसे आदिवासियों में असंतोष आया। अब दीकू एवं आदिवासियों की बात करें, दीकू एवं आदिवासियों में सामाजिक अलगाव अब कैसे हुआ, देखिए दीकू किसे बोलते हैं और आदिवासी किसे बोलते हैं, तब जाकर के हम समझेंगे कि आखिर अलगाव का कारण क्या था। दीकू क्या है, दीकू शब्द की शुरुआत अंग्रेज के प्रवेश के बाद शुरू हुई, जब अंग्रेज झारखंड में आए उसके बाद शुरू हुई। अंग्रेजों के साथ हिंदू जमींदार, उनके कारिंदों का मतलब उनके सरदार, उनके दीवान, ठेकेदार आदि के लिए प्रारंभ में दीकू शब्द का प्रयोग आदिवासी करते थे। अब समझिएगा कौन लोग प्रयोग करते थे, आदिवासी करते थे। लेकिन बाद में सामान्य रूप से पूर्ण गैर आदिवासी समाज को दीकू कहा जाता था। ध्यान से इस पॉइंट को रखिए, क्योंकि देखिए कुछ कुछ ऐसे टर्म है जिसका आपको जानने की जरूरत है। मान लीजिए अगर एग्जाम में नहीं भी आता है तो आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया भी जा सकता है कि दीकू से आप क्या समझते हैं, दीकू किन्हें कहते थे आदिवासी लोग। तो वे लोग जो गैर आदिवासी समाज को वे लोग दीकू कहते थे। दीकू का मतलब होता है दिक्कत करने वाला, दिक करने वाला, एक प्रकार से जो हमेशा आदिवासियों को परेशान करता था। दीकू को हम लोग बोल सकते हैं गैर झारखंडी आदिवासियों को अपने से हीन समझते थे, वो नीचा समझते थे उसे, उसने दूरी बनाए रखते थे। अब देखिए दूरी बनाए तो अलगाव होगा ही समाज में, अब बाइफरकेट होने लगा, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। अब देखिए इस समाज को अलगाव का दुष्प्रभाव पड़ा। आदिवासी इन्हें दीकू बोलते थे, जिसे दिक करने वाला या परेशान करने वाला बोलते थे, पुकारते थे। अति हो जाने पर इन पर हमला कर बैठते थे। कौन हमला कर बैठेंगे, तो आदिवासी लोग ही करेंगे। जब उन पर हमला होगा, कुछ उनके चीज़ों पर, अब उनके सोसाइटी को अलगाव करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है, इसमें क्या कारण था इसका, तो वो हमारा है धार्मिक यानी रिलीजियस इशू। रिलीजियस इशू में देखेंगे कि यहाँ पे ईसाई धर्म, देखिए ब्रिटिशर्स वो जो आए थे वो अपना धर्म को यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे थे और यहाँ का जो अपना जो धर्म था उसको उन लोग क्या करते थे, हमेशा हनन करने का, खराब करने का, उसे बर्बाद करने का कोशिश करते थे। ईसाई धर्म प्रचारकों ने विपत्तियों के समय तो आदिवासियों को बहुत सेवा किया, ठीक है, वो साथ साथ में उनको शिक्षा का प्रसार भी किया, लेकिन साथ ही साथ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें जनजातियों की संस्कृति पर भी प्रभाव किया। अब देखिए जो किसी का संस्कृति पर प्रभाव करेगा तो उन्हें तो भाई लगेगा कि तो हमारे साथ गलत हो रहा है। तो अब ये लोग भी इस मामले को लेकर के क्या हुआ कि प्राय उनकी परंपराओं और विश्वासों प्रणालियों का विरोध बोलते थे। अब देखिए अंग्रेज लोग क्या बोलते थे, इन लोग जो कुछ भी बिलीव करते थे, इनके बिलीफ को बोलते थे कि नहीं आप लोग जो कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, दिस दैट करके इन लोगों को पूरा इन्फ्लुएंस। लेकिन बाद में जब इन लोगों को समझ में आया कि नहीं ये हमारे परंपरा को तोड़ रहे हैं, तो आदिवासियों में भी असंतोष पनपा और उन्होंने विदेशी ढंग से ईसाईयत थोपने की जो प्रति उनको जो था, जो ईसाई जो उस पर थोपा जा रहा था आदिवासियों पर, उसका भी इन्होंने जम करके विद्रोह किया। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से हम लोगों को इम्पोर्टेंट जो झारखंड का जो आदिवासियों के द्वारा, यहाँ के जनजातियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया, आंदोलन किया गया, उसमें से इम्पोर्टेंट है हमारा ढोल विद्रोह, चैरो विद्रोह, घटवाल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, चैरो आंदोलन, कोल विद्रोह, चुआर विद्रोह, भोगता विद्रोह, पहाड़िया, तिलका आंदोलन
हो विद्रोह, ये सारे जितने भी हम देख रहे हैं यहाँ पे 11-12 जितने भी हैं, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सारे यहाँ पे आंदोलन का, विद्रोह का, एक एक बड़े इंपॉर्टेंट के साथ में। और अब तक के लिए यहाँ पे यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं है। तो ध्यान रखें इस बात का कि जब तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। आगे हमारा जो वीडियो होगा वो हमारा आंदोलन पर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।